हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सेल्फ राम अरोरा, आप सब जानते हैं मिनट्स ऑफ मैथ में आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि हम आज आप लोगों के लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एक ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा एक सीरीज़ लेके आई जाए आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को बेसिक से लेकर और हायर तक प्रॉपर स्टडी करते हुए उस चीज़ को क्लियर कर सकें आप, है ना। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है इसकी मैं शुरुआत करूँगा नॉर्मल, यानी कि 11th क्लास 12th क्लास से, और फिर ग्रेजुएशन तक लेकर आऊँगा इसको। पूरा आप पढ़ेंगे इसमें। ऐसा मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ जिससे आपको क्या है कि कहीं भी दिक्कत ना आए, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो हमको जब बेसिक चीज़ नहीं आती तो हमको वहाँ पर भी दिक्कत आती है कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने में दिक्कत आती है। तो आपका स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और फिर कॉलेज के जितना भी पूरा पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी हमारे को। तो जब भी हम 10th क्लास के अंदर, बच्चों प्यारे, जब भी हम 10th क्लास के अंदर एक पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक है, हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं, और द्विघात समीकरण में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो व्यापक समीकरण होती है वो होती है क्लियर, एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे पार्ट 1 है इसका, मैं 2-3 पार्ट में तो आपको जो 11th 12th वाला है वो कवर करूँगा, उसके बाद फिर कॉलेज लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो मैं ना बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने में विश्वास नहीं रखता। मैं आपको एक साथ 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे की वीडियो बना दूँ और उसमें क्लियर कर दूँ। सोचता हूँ इससे क्या है कि आप बोर हो जाओ, इसमें आपको एक कंटिन्यूटी जो बनी हुई है, कंसिस्टेंसी, वो नहीं रहेगी, आप बीच में उसको स्किप करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हम जानते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है इस इक्वेशन में से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला जो होता है तो आप सबने पढ़ा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक से बेसिक चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे। फिर हम ये जानते हैं कि इसके जो रूट्स निकलते हैं, मूल, वो निकलते हैं और डिपेंड करते हैं उनका नेचर इसके ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर। क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर। ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है आपने जो रूट्स निकाले उसका नेचर डिसाइड करने में काम आता है। मतलब आपसे कहा जाएगा कि पहला केस कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, बराबर है। और नंबर 3rd केस आता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाता है, राइट। जब बड़ा होता है तो रूट्स होते हैं मूल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इंग्लिश का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इंग्लिश में भी आप पढ़ें। रियल का मतलब होता है वास्तविक मूल, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न। ठीक है, फिर पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि वास्तविक और समान। फिर हम पढ़ते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, तो जो रूट्स होते हैं, यानी कि जो मूल निकल के आते हैं, जो एक्स के 2 मान निकल के आते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्या,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको इस चीज़ का नोटिस होता है कि हाँ हमने ये चीज़ें तो आराम से 10th क्लास में डिस्क्राइब कर ली थी कि भाई रूट्स रियल और इक्वल हैं तो कैसे इनको करेंगे, इतना हमको काम उन्होंने करवा दिया था। लेकिन जब बात आती है रूट्स किसकी, इमेजिनरी की, तब हमारे पास बात बनती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम ये वाला केस तो लेके चलते ही नहीं हैं। हम ये वाला केस तो लेके चलते ही नहीं हैं किसमें, 10th क्लास में। ठीक है, हम इस केस को लेके अब चलेंगे कि इस केस में हो जाए, जब रूट ऐसे हो जाए तब हमें क्या दिक्कत आती है। तो देखो इसी दिक्कत तब आती है, जैसे देखो हमारे कोई समीकरण है, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर, भाई कोई संख्या है, हमने -1 का स्क्वायर किया +1 आया, या +1 का स्क्वायर किया तभी +1 आया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या ऐसी, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, जब स्क्वायर करते हैं तो क्या देता है, प्लस की संख्या देते हैं ना। लेकिन अगर मेरे पास समीकरण ऐसी हो और मैं इसको चेंज करूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू उधर ले जाके -1, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी कोई संख्या जिसका स्क्वायर करने पर भी क्या मुझे मिल रहा हो, नेगेटिव संख्या मिल रही हो। ठीक है, नेगेटिव नंबर मिल रहा हो, तो इसका मतलब कि क्या ऐसी संख्या पॉसिबल है जिसका मैं स्क्वायर भी करूं तब भी वो नेगेटिव ही रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल तब है जब वो संख्या कैसी हो, इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर -1 हो जाएगा। भाई रूट तो लगेगा, और जो रूट के अंदर जो -1 लगता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आई से नोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, यही क्या होता है, आयोटा, जिसको जो काल्पनिक होता है, या कहें तो ये जिसके साथ भी लग जाता है, जिसके साथ भी गुणा हो जाता है, उस संख्या को भी क्या बना देता है, काल्पनिक बना देता है। ठीक है, तो जरूरत कहाँ पड़ी, इस तरह संख्याओं को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर स्क्वायर करने के बाद भी क्या आ रहा हो, नेगेटिव नंबर आ रहा हो। क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर मैं किसी का भी कर दूँ, ठीक है, भाई मैं 1000 का स्क्वायर करूँ या -1000 का स्क्वायर करूँ, तब भी मेरे पास वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर आ रहा है, कई बार हो सकता है कंडीशन इस तरह का समीकरण जब बनता है जब। ठीक है, तो इस तरह हम बात करते हैं। तो इसकी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, आयोटा के बारे में बताने के लिए आज हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी नोन है, आपको सिर्फ समझना है इसमें, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है आयोटा की, क्योंकि बच्चे क्या हैं कि ऊपर वाली बात तो सीख लेते हैं, लेकिन नीचे वाली चीज़ों को समझना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे तो मैं बात करूँगा आयोटा की। तो आयोटा एक संख्या ऐसी है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले बात कर लेता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम डिफाइन करते हैं z से। ठीक है, और इसकी फॉर्मेट होती है a प्लस आयोटा b। क्लियर, इसकी फॉर्मेट क्या होती है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब a क्या होता है, b क्या होता है। a और b दोनों कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, a और b रियल नंबर्स होते हैं। जहाँ पे आयोटा के साथ में b लगता है
तब जाके वो पार्ट क्या बन जाता है, इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। लेकिन ए और बी तो रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। जो ए होता है यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम रियल पार्ट कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी। इस पार्ट को इमेजिनरी कहते हैं क्योंकि इसके साथ में क्या लगा होता है, आयोटा। जबकि बी जो है वो आयोटा वो इमेजिनरी नहीं होता, बी जो है वो इमेजिनरी नहीं होता, केवल आयोटा की वजह से वो इमेजिनरी बन जाता है। जैसे 2 + 5 आयोटा हो अगर, तो 2 इज रियल पार्ट, ठीक है, और 5 आयोटा इज इमेजिनरी एफ, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बात बता आगे चलते हैं कि आपके पास कोई सा भी नंबर हो ना इस दुनिया में, वो सब के सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस दुनिया में कोई सा भी नंबर आप देख लो, वो नंबर हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं 4 की, ठीक है, तो 4 के आगे अगर भाई 4 है, 4 के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो आपके साथ ये आयोटा तो लगा हुआ नहीं है, तो भाई 4 + 0 आयोटा लिख दूंगा तो a + आयोटा b वाली टर्म बन जाएगी। या अगर मैं 2 आयोटा के आगे 0 लगा दूं, ठीक है, तब भी क्या बन जाएगी, a + आयोटा b वाली फॉर्म बन जाएगी ना। मतलब आप अपनी तरफ से लगा सकते हो इस चीज़ को। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपके लिए ईजी है, ये काम आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आपको पता है कि इस बोर्ड पर या कहीं इस मैथमेटिक्स के उसमें कुछ भी नंबर हो वो सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। सिंगल डिजिट भी, चाहे वो आयोटा के साथ में हो चाहे ना हो, वो कॉम्प्लेक्स ही कहा जाता है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं आयोटा के फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं जेड के बारे में कुछ। तो अभी आप 12th क्लास के फॉर्मेट की बात करता हूँ अगर मैं, तो जेड जो होता है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें आई जो होता है उसे बोलते हैं इंटीजर। और ये तो होता है 12th लेवल पर, मैं आपको समझा देता हूँ। और जब कॉलेज लेवल में जाते हैं तो सी तो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और जो जेड है वो हो जाता है इंटीजर्स, ठीक है, ध्यान रखना ये हो जाता है ग्रेजुएशन लेवल में, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे तो हम जेड पढ़ेंगे किसको, कॉम्प्लेक्स को। तो जेड में कुछ बातें होती हैं खास, जेड में कुछ खास बात होती है, उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे क्या खास बात होती है जेड में। जेड जो होता है, जेड कहता है कि मेरे पास खासियत ये है कि मेरे साथ कुछ जोड़ लो, कुछ घटा लो, कुछ भी कर लो, जेड में वो तैयार है करने के लिए। जैसे आप जेड की बात कर रहे हो, a + आयोटा b होता है, ठीक है, a + आयोटा b होता है। वैसे ही जेड बार जो होता है वो a - आयोटा b होता है। जेड का बार यानी कि हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड बार होता है वो इसका होता है कॉन्जुगेट, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब हमारे पास अगर कॉन्जुगेट ऑफ जेड है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जेड में जेड बार को मुझे जोड़ना है, जेड में जेड बार को जोड़ना है, तो क्या आएगा, a + आयोटा b में ऐड करता हूँ a - आयोटा b को, तो आयोटा b से आयोटा b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2a। तो मतलब क्या बचेगा, ये रियल पार्ट बचेगा, ठीक है, ये बचेगा रियल पार्ट। मतलब जेड में अगर उसके कॉन्जुगेट को जोड़ा जाए तो केवल रियल पार्ट बचता है, और घटाया जाए तो
ए प्लस आयोटा बी में माइनस करता हूँ मैं ए माइनस आयोटा बी को। ठीक है, ध्यान रखना कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज होता है तो इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होता है, बाकी किसी का चेंज नहीं होता। ठीक है, कॉन्जुगेट में अगर साइन चेंज होता है केवल इमेजिनरी पार्ट का होता है और किसी का नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयोटा बी, तो इस बार कौन कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा और आयोटा बी और आयोटा बी मिलके क्या बन जाएंगे, 2 आयोटा बी बन जाएगा। ठीक है, आयोटा बी और आयोटा बी मिलके बन जाएंगे 2 आयोटा बी, यानी कि ओनली क्या बचा ये आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर 2 को हम माइनस करते हैं, 2 मतलब कि 2 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को माइनस करते हैं तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट मिलता है, और अगर ऐड करते हैं तो रियल पार्ट मिलता है। क्लियर, तो ये पार्ट तो हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या काम कर सकता है जेड, मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, जब प्लस कर सकता है तो सब नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम इसको आगे चलेंगे। ठीक है, नोट तो आप लोगों ने कर लिया होगा। और क्या खास बात होती है जेड में, जरा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे हैं हमारे मतलब जो भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे या फर्स्ट ग्रेड जिसका भी है, उसको बेसिक चीज़ के लिए नीड है इस चीज़ की, है ना, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। फिर z में सिर्फ z को जोड़ते हैं तब क्या होता है, देखो हम z में z को ऐसे तो नहीं जोड़ सकते, हम कुछ और तरीके से जोड़ेंगे। मतलब ऐसे जोड़ने का मतलब है कि मैं एक z को तो ले लेता हूँ z1, उसमें जाएगा a1 प्लस आयोटा b1, और a ले लेता हूँ z2, वो जाएगा a2 प्लस आयोटा b2। ठीक है, ये तो जाएगा z1 a1 प्लस आयोटा b1, ये हो जाएगा z2 a2 प्लस आयोटा b2, और फिर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो z1 प्लस z2 a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2, तो यहाँ हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। यानी कि कौन जुड़ा, रियल पार्ट से जुड़ा और इमेजिनरी पार्ट से जुड़ा। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। और सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ z या कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है हमको, तो क्या करना है भाई, z1 माइनस z2 करना है, तब क्या हो जाएगा a1 माइनस आयोटा b1 माइनस a2 माइनस आयोटा b2। ठीक है, एक समरी चल रही है यहाँ पे। समरी का मतलब थोड़ा सा मैं आपको स्मूथली चीज़ बता रहा हूँ, तो ये आप लोग पढ़े तो हो चुके हो, लेकिन ध्यान अगर नहीं है तो उसको कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई, a1 माइनस a2, ठीक है, माइनस के आयोटा आ जाएगा कॉमन। ठीक है, ये सॉरी यहाँ आ जाएगा प्लस, z1 माइनस यहाँ प्लस आएगा दोनों तरफ। z1 का मान तो a1 प्लस आयोटा b1 लिया है ना हमने, तो देखो a1 माइनस a2 और आयोटा b1 आ गया कॉमन, आयोटा कॉमन आ गया, b1 नहीं आयोटा कॉमन आ गया, तो क्या रह गया, b1 तो यहाँ रह गया, माइनस का साइन इधर आ गया और ये हो गया b2। ठीक है, ध्यान से देख लो, आयोटा b1 ऐसे हो जाएगा ना, ये प्लस आयोटा b1 और प्लस माइनस माइनस आयोटा b2। ठीक है, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा कॉमन b1 माइनस b2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको केवल रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को करना है, बस इतने से काम चल जाएगा। जैसे मान लो आपको ये करना है 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस 2 आयोटा,
ठीक है, ये माइनस करना है आपस में। तो 5 में से 4 माइनस होगा और 3 आयोटा में से, मतलब यहाँ पे तो क्या माइनस अंदर भी आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर अंदर प्लस होता तो केवल माइनस हो जाता, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ प्लस होता तो केवल माइनस कर देते, ठीक है। तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, और 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो गए 5 आयोटा, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, दोनों संख्याओं को माइनस करने के लिए। चिन्हों का ध्यान रखना है, माइनस माइनस फिर प्लस तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि माइनस चल रहा है तो फिर प्लस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की और डिवाइड की, ठीक है। ठीक है, डिवाइड की और मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है सर, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इस पार्ट में क्या है देखो, अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हमें करना है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 तो होगा, Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 क्या लिया हमने, A1 प्लस आयोटा B1। Z1 हमने लिया है A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2, हो जाएगा ना। तो A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीप्लाई A2 प्लस आयोटा B2। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे करना है। A1 इंटू A2 प्लस आयोटा कॉमन A1 गुणा B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा गुणा आयोटा। देखो आयोटा को मैं आयोटा से गुणा करता हूँ तो क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ठीक है। इसी बारे में बता देंगे आपको अभी। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो आयोटा का स्क्वायर और B1 गुणा B2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो A1 A2 आयोटा कॉमन A1 B2 प्लस B1 A2, आयोटा का स्क्वायर हो जाता है -1, तो माइनस B1 B2। तो ये हो जाता है आपका Z1 Z2 यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लियर? तो A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2, ये चीज़ याद रखनी है कि सब चीज़ें आपको इसमें आना है। आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में आपको प्रोसेस तो वही लगाना है कि रियल पार्ट से रियल पार्ट करना है, इमेजिनरी से भी रियल करना है, लेकिन बस आयोटा के साथ में होने पर प्रॉपर आयोटा साथ में चलेगा, ठीक है। आयोटा साथ में आएगा A1 गुणा B2 और B2 गुणा B1 गुणा A2, ठीक है। फिर B1 B2 एंड में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड में कोई दिक्कत है नहीं, डिवाइड वैसे कि वैसे हो जाता है, Z1 अपॉन Z2 वैसे डिवाइड हो जाएगा। तो आज के इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आपको आया होगा। अब आयोटा की पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके इन्वर्स के बारे में, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, आयोटा का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, और मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू।